हरियाली भरा गांव था। रामपुर गांव में बबलू की एक किराने की दुकान थी। गांव में एकमात्र किराने की दुकान होने की वजह से सभी लोग उसी दुकान पर राशन लेने आया करते थे। लेकिन बबलू बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो हमेशा लोगों को ज्यादा दाम में राशन दिया करता था, जिससे गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अरे बबलू भैया, दिन ब दिन आपका ये पेट तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं आप लालच के पैसे तो नहीं खाने लगे? अरे नहीं नहीं चंपा भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो अपनी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाता हूँ। लालच का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खैर ये सब छोड़िए, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। बबलू भैया, घर में चाय बनाने के लिए चीनी खत्म हो गई है। आप एक काम कीजिए, मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। भाभी जी, आज तक आपने मुझे अपने घर पर चाय पीने के लिए नहीं बुलाया। ये तो एकदम गलत बात है। चंपा जानती थी कि बबलू एक बहुत ही लालची व्यक्ति है। वो हमेशा अपने भले का ही सोचता और फिर चंपा मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगती है। हाँ, इस लालची पेटू को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं तो फिर चाय पिलाना तो दूर की बात है। अरे चंपा भाभी, आप क्या सोच में पड़ गई। कुछ नहीं बबलू भैया, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपको अदरक वाली चाय पिलाऊं या फिर मसाले वाली। चंपा भाभी, आप मुझे जैसी भी चाय पिलाना चाहे आप पिला सकती हैं। अरे मैं तो बिना अदरक वाली चाय भी पी लूंगा। ठीक है बबलू भैया, किसी दिन मेरे घर आइएगा, मैं आपको चाय जरूर पिलाऊंगी। अब आप जल्दी से मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। भाभी आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको मीठी मीठी शुद्ध चीनी देता हूँ। और फिर बबलू 1 किलो चीनी तौलकर चंपा को दे देता है। ये लीजिए भाभी जी, आपकी 1 किलो चीनी। बबलू भैया, कितने रुपए हो गए? भाभी जी सिर्फ 70 रुपए। क्या 1 किलो चीनी के 70 रुपए? लेकिन बबलू भैया, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं आपसे 50 रुपए किलो चीनी लेकर गई थी। अब क्या करें भाभी जी, महंगाई भी तो बढ़ गई है। 1 किलो चीनी पर मुझे 5 रुपए का मुनाफा होता है। अगर मैं 70 रुपए किलो में चीनी नहीं बेचूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा। बबलू भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका ये लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको इतना लालच नहीं करना चाहिए। देखिए चंपा भाभी, आप एक औरत हैं और आपकी मैं इज्जत करता हूँ। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता ना तो मैं उसे लात मार के यहाँ से भगा देता। अगर आपको चीनी लेना है तो लीजिए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे चीनी ले लेनी चाहिए। और वैसे भी गांव में एकमात्र किराने की दुकान भी तो यही है। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। और फिर चंपा मजबूर होकर बबलू को पूरे 70 रुपए दे देती है और वो चीनी लेकर वहां से चली जाती है। अरे वाह, आज तो पहले ग्राहक से ही अच्छा मुनाफा हो गया। कल से मैं अपने राशन के दाम और बढ़ा दूंगा, जिससे मेरी कमाई और ज्यादा हो जाएगी। अंकल, मुझे वो 1 रुपए वाली टॉफी दे दो। मुन्नी बेटा, अब टॉफी 1 रुपए की नहीं बल्कि 2 रुपए की हो चुकी है। लेकिन अंकल, मेरे पास तो केवल 1 ही रुपया है और मम्मी तो कह रही थी कि एक टॉफी 1 रुपए में मिलती है। बेटा, अब टॉफी का दाम बढ़ गया है। अब हर जगह टॉफी का दाम 2 रुपए हो चुका है। तुम जाकर अपनी मम्मी से कहो कि वो तुमको 1 रुपया और दे, तभी मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। अंकल, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देगी। आप मुझे 1 रुपए में ही टॉफी दे दीजिए ना। अरे तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब मैंने कह दिया कि टॉफी का दाम 2 रुपए हो चुके हैं तो फिर क्यों मेरा दिमाग खा रही है? अंकल, आप बहुत बुरे हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बबलू का ये व्यवहार देखकर बेचारी मुन्नी चुपचाप रोते हुए अपने घर आ जाती है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और ये पूरे 5,000। अरे वाह, आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई है। अरे क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बस समझो कि आज हमारी लॉटरी लग गई है।
अच्छा, लेकिन कैसे? आज मैंने अपनी दुकान पर राशन का दाम और बढ़ा दिया, जिससे मेरी कमाई और दुगनी हो गई है। अब मैं कल से अपनी दुकान पर हर चीजों के दाम और बढ़ा दूंगा, जिससे मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। जी लेकिन ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही हर रोज अपनी दुकान पर दाम बढ़ाते गए तो फिर आपकी दुकान पर सामान लेने कोई नहीं आएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाग्यवान, क्योंकि गांव में केवल एक ही किराने की दुकान है और वो सिर्फ हमारी है। और मैं कितना भी दाम बढ़ा दूं, लोग मजबूर होकर मेरी ही दुकान से सामान खरीदेंगे। हाँ। देखिए, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। लालच का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आप ईमानदारी से अपनी दुकान चलाइए, हमारे लिए यही काफी है। अरे भाग्यवान, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम जाकर अपना काम करो, समझी? रमा बबलू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बबलू रमा की एक नहीं सुनता और वो अगले दिन अपनी दुकान पर राशन के दाम और बढ़ा देता है। अरे यार बबलू भैया, आज तो आप दुकान पर बैठकर मक्खियां भगा रहे हो। अरे आज कोई ग्राहक नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं गगन भैया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज मैंने दुकान थोड़ी देर से खोली है, शायद इस कारण आज ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और अच्छा अच्छा, तो ये बात है। खैर ये सब छोड़िए, आप जल्दी से मुझे एक साबुन दे दीजिए। वो क्या है ना कि मैं बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ। अरे लेकिन भाई, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं नहाए हो? अरे वो क्या है ना बबलू भैया, अब आपको मैं क्या बताऊं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है ना कि नहाने का मन ही नहीं करता है। और आज जब मेरा नहाने का मन किया तो देखा कि साबुन ही खत्म हो गया है। बस इसी कारण मैं आपकी दुकान पर साबुन लेने चला आया। ओह अच्छा, तो ये बात है। भाई तुम एक मिनट रुको, मैं अभी तुमको एक बेहतरीन सा खुशबू वाला साबुन देता हूँ। और फिर बबलू गगन को एक साबुन दे देता है। हाँ ये लो गगन भैया, ये मेरे दुकान का अब तक का सबसे अच्छा साबुन है। जब तुम इसे लगाकर नहाओगे ना तो गांव के सारे लोग तुम्हारे शरीर की महक सुनकर पागल हो जाएंगे, पागल। हाँ अच्छा बबलू भैया, ऐसा बात है क्या? लेकिन ये तो बताइए, ये जो साबुन है कितने रुपए का है? अरे भाई, साबुन का दाम मात्र 100 रुपये है। क्या? अरे बबलू भैया, ये क्या आप कह रहे हो, इतना महंगा? अरे क्या इस साबुन में हीरे लगे हैं? जो तुम इस साबुन को इतना महंगा बेच रहे हो? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना कि आजकल हर चीजों के जो दाम है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, और मुझे भी ये साबुन शहर से पूरे 90 रुपए का मिला है। और इस साबुन से मैं केवल 10 ही रुपए कमा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी ले रहा हूँ। अरे बबलू भैया, थोड़ा कम झूठ बोला करो। अरे हमसे नहीं तो कम से कम ऊपर वाले से तो डरा करो। अरे देखो बबलू भैया, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। हाँ, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अरे ओ गगन के बच्चे, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत कर। अगर तुझे साबुन लेना है तो ले, नहीं तो यहाँ से चला जा। अरे खा मखा मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे मुझे भी नहीं लेना है तुम्हारी दुकान का साबुन बबलू भैया, मैं बिना नहाए रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी दुकान से आज के बाद कभी कोई चीज नहीं खरीदूंगा। हाँ। अबे जा यहाँ से, तेरे जैसे 36 लोग आते हैं मेरी दुकान पर। एक ग्राहक कम होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझा? और इतना कहकर बबलू गगन को बेइज्जत करके अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है और हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब क्या करें? हाँ पिताजी, लेकिन अब तो हमारे पास राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। पता नहीं अब हम दोनों अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन बेटा, हमें तो कुछ करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। पिताजी, मैं बबलू भैया की दुकान पर राशन लेने जा रहा हूँ। हो सकता है वो मुझे उधार राशन दे दे। अरे बेटा, वो बबलू एक नंबर का लालची आदमी है। वो हमें कभी भी उधार राशन नहीं देगा। लेकिन पिताजी, एक बार उनकी दुकान पर जाने में क्या जाता है, हो सकता है कि वो हमें उधार राशन दे दें। ठीक है बेटा,
जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर गुड्डू उधार राशन लेने के लिए बबलू की दुकान पर पहुंच जाता है। बबलू भैया, मेरे पिताजी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कृपया करके मुझे कुछ राशन उधार दे दीजिए ना। अरे ओ गुड्डू के बच्चे, तू पहले भी मुझसे उधार का राशन ले गया था, जिसके पैसे तूने मुझे आज तक नहीं दिए हैं। पहले मेरे पुराने उधारी चुकता कर, उसके बाद मैं तुझे उधार के राशन दूंगा। बबलू भैया, अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, कृपया करके मुझे उधार राशन दे दीजिए ना, मैं जल्दी से आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। सुन गुड्डू, मैं यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है जो मैं तुझे मुफ्त में राशन दे दूं। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू यहाँ से जा सकता है, अब दफा हो जाए यहाँ से। और इतना कहकर बबलू गुड्डू को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, आज तुम सभी ने मुझे इस चौपाल पर क्यों बुलाया है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में केवल एक ही राशन की दुकान है और वो दुकान उस बबलू की है। लेकिन मुखिया जी, वो बबलू बहुत ही लालची व्यक्ति है। वो हम सभी गांव वालों को 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच देता है और मजबूरन हमें वो चीज खरीदनी पड़ती है। हाँ मुखिया, गगन भैया एकदम सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जब मैं उनकी दुकान पर शक्कर लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे शक्कर 50 रुपए किलो दी थी, और जब मैं दोबारा शक्कर लेने गई तो उन्होंने मुझे वो शक्कर के दाम बढ़ा कर दिए। हाँ मुखिया जी, इस बबलू का कुछ कीजिए, वरना हमें हर रोज ज्यादा दामों में ही राशन खरीदना पड़ेगा। देखो गांव वालों, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांव में एकमात्र बबलू की ही राशन की दुकान है, जिसके कारण उसे अपने आप पर ज्यादा ही घमंड है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। और ऐसे ही दिन ब दिन बबलू का लालच कम होने के बजाय और बढ़ता गया और उसने अपनी दुकान पर राशन और अन्य चीजों के दाम और बढ़ा दिए। और फिर एक दिन, भाग्यवान, आज मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी आज आप कहीं मत जाइए, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ओहो भाग्यवान, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि जब मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे मत टोका करो। अब तुम यहाँ से जाओ और जाकर अपना काम करो। और इतना कहकर बबलू गुस्से में घर से निकल जाता है। भाग्यवान भी ना खामखा की मेरी चिंता करती रहती है। अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही बबलू रास्ते से जाता है तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिरने की वजह से बबलू के पैर में चोट आ जाती है। मेरा पैर, अरे कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई व्यक्ति उस गड्ढे में गिर गया है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। आता हूँ भाई, आता हूँ। अरे बाहर कोई है, अरे मुझे बचाओ, मेरे पैर में चोट लग गई है। ओ अच्छा, तो तुम हो बबलू भैया। आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ अंत में बुरा ही होता है। अरे गगन भाई, मुझे माफ कर दो भाई, कृपया करके मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो भाई। भाई, मैं तुम्हें कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकालूंगा। हाँ, तुम एक नंबर के लालची और कंजूस व्यक्ति हो। अरे मैं तो चला, तुम सड़ते रहो इसी गड्ढे में। और इतना कहकर गगन वहाँ से चला जाता है। बबलू गड्ढे के अंदर से जोर जोर से आवाज लगा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया। अरे मेरी मदद करने को कोई भी व्यक्ति राजी नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं पहले से ही लोगों से अच्छा व्यवहार रखता तो मुझे ये दिन देखना न पड़ता। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। अरे लगता है उस गड्ढे के पास से किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे कोई है, कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो,
मेरी मदद करो। अरे बबलू भैया, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गए? गुड्डू बेटा, आज जब मैं सुबह इस रास्ते से जा रहा था तभी मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इस गड्ढे में गिर गया। गुड्डू बेटा, मेरी मदद करो, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो बेटा। बबलू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। गुड्डू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर न निकालते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। अरे बबलू भैया, इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। गुड्डू बेटा, मैंने तुम्हें उधार राशन नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज मुझे समझ में आ गया कि पैसे से ज्यादा व्यवहार महत्वपूर्ण है। और फिर उस दिन से बबलू ने कभी भी लालच नहीं किया। अब वो हर रोज अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाने लगा और वो हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। ये कहानी है रामपुर गांव की। नदी किनारे बसा रामपुर बहुत ही खुशहाल गांव था। उसी गांव में भामा नाम का एक ताकतवर पहलवान रहता था। 6.5 फीट का था वो। एक बार में वो दर्जनों लोगों को चित कर देता था। हर बार की तरह इस बार भी गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी और भामा सभी पर भारी पड़ रहा था। हर ओर से भामा भामा की आवाजें आ रही थी। भामा 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 भामा। भामा शक्तिशाली तो था ही, लोगों की आवाज से उसका जोश भी कई गुना बढ़ गया था। इसलिए वो सारे पहलवानों की वाट लगा रहा था। ये लो, तारापुर गांव के शंकर पहलवान को भी भामा ने चारों खाने चित कर दिया। है कोई और इससे मुकाबला करने वाला, या हर बार की तरह इस बार भी कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता भामा ही होगा? दूसरे गांव से आए कुछ और पहलवानों ने भामा से 2-2 हाथ किए, लेकिन भामा के बाजुओं की शक्ति के आगे सभी ठंडे पड़ गए। आखिरकार भामा ही कुश्ती प्रतियोगिता का चैंपियन बना और हमेशा की तरह उसे इनाम में पैसे और ट्रॉफी मिली। तो गांव वालों, भामा ने हर बार की तरह इस बार भी रामपुर गांव का नाम सबसे ऊपर रखा है। इसके लिए जोरदार तालियां। इस बार भामा को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इनाम की रकम सुनकर भामा का चेहरा खिल गया। सारे गांव वाले फिर से भामा भामा पुकारने लगे। भामा अपने शरीर के लिए खूब मेहनत करता। ढेर सारी कसरत, दंड बैठक, पौष्टिक खाना, 2 किलो दूध, फल, शुद्ध देसी घी और भी ना जाने क्या क्या। इसलिए तो उसका शरीर बहुत ही गठीला था। शक्ति तो उसमें बहुत थी, लेकिन भामा में एक कमी थी और वो थी उसका लालच। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे, चाहे किसी भी तरह मिले। ये लो भाग्यवान, 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, 10,000। पर ये तो बस शुरुआत है। अब तो मुझे हर महीने लाखों कमाने हैं। मैं अपनी ताकत को बेकार नहीं जाने दूंगा। लाखों? पर वो कैसे? वो ऐसे। भामा अपनी पत्नी गीता को अखबार की एक कटिंग दिखाता है, जिसमें एक बहुत ही बड़े पहलवान की तस्वीर लगी थी और उसके साथ देशी घी का ऐड भी था। ये क्या है जी? इसे एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार कहते हैं। देखो, ये देसी घी का प्रचार है। देशी घी एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है। ये जो पहलवान की फोटो लगी है ना, वो इस घी का ऐड मतलब उसका प्रचार कर रहा है। उसे इसके बदले में ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा, पर इससे कंपनी को क्या फायदा? अरे कंपनी को बहुत फायदा है। लोग इस पहलवान की ऐड यानी प्रचार देखेंगे तो वो सोचेंगे कि इस देसी घी से ही ऐसा गठीला बॉडी बन सकता है, तो वो इस लालच में इस घी को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इससे कंपनी को फायदा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत सही आइडिया है। पर आपको कौन बुलाएगा अपनी कंपनी के प्रचार के लिए? अरे बुलाएगा गीता, जरूर बुलाएगा। इस बार गांव में जो कुश्ती की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें शहर से भी कई लोग आए थे। उन्हीं में से एक व्यापारी भी था।
उसे भामा की कुश्ती भी पसंद आई थी और उसका ताकतवर शरीर भी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। भामा अपने घर के आंगन में दंड बैठक लगा रहा था। 770, 71, 72। तभी वहाँ वही व्यापारी आता है। अरे भाई, तुम भामा हो ना? जी, मैं ही भामा हूँ। बोलिए क्या बात है, आप कौन है? उसके बाद उस व्यापारी ने जो कहा उसे सुनकर भामा के चेहरे पर चमक आ गई। भामा भाई, मैंने आपकी कुश्ती प्रतियोगिता देखी है, मजा आ गया। सदियों बाद ऐसा लगा कि कोई दारा सिंह को टक्कर देने वाला पहलवान आया है। अरे कहाँ मैं, कहाँ दारा सिंह। मैं सच कह रहा हूँ भामा भाई, आपकी ताकत का लोहा तो कोई भी मानेगा। अरे आसपास के गांव के 20 पहलवान को आपने धूल चटाई है। हाँ ये तो है। भामा भाई, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप मेरे प्रोडक्ट के पोस्टर पे आ जाओ। प्रोडक्ट? कैसा प्रोडक्ट? भाई, ये प्रोडक्ट एक कोल्ड ड्रिंक है। आप इसका प्रचार कर दो। आपको बस इतना कहना है कि इस कोल्ड ड्रिंक से आपको ताकत मिलती है। इससे मेरे प्रोडक्ट की बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। भामा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि देखिए भाई साहब, सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रचार करूं, तो इसके बदले में मैं आपसे 50,000 रुपए लूंगा। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मेरे पोस्टर का फायदा उठाकर आप लाखों रुपए कमाने वाले भी तो हैं। व्यापारी थोड़ी देर सोचता है और फिर भामा की बात मान जाता है। ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ। एक बात और भाई साहब, पोस्टर पूरे गांव में लगेंगे, हर दुकान, हर घर पर। अरे वो तो लगेंगे ही, उसका टेंशन आप मत लो भामा भाई। अब भामा के पोस्टर हर गली में लग गए थे। भामा उन पोस्टर्स को देखता और चौड़े होकर घूमता। अब लोग उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे, जिससे उसका दिमाग भी 7वें आसमान पर चढ़ गया था। धीरे धीरे वो गांव वालों से अपनी ताकत के दम पर अवैध वसूली करने लगा और अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार करता तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। मेरी ताकत के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। तुम लोगों को तो पता है ना मेरी शक्ति के बारे में। देखो, मैं बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक बार कहने में ही विश्वास करता हूँ। मुझे हर घर से 100-100 रुपए हर महीने चाहिए, नहीं तो जैसी कुश्ती के मैदान में पहलवानों को पटकता हूँ, वैसे ही तुम लोगों को पटक पटक कर मारूंगा। अब भामा की बात से इनकार करने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी, इसलिए उसके डर से सभी लोगों ने एक सुर में यही कहा कि अरे ठीक है भैया, आप जैसा कहें। धीरे धीरे भामा का लालच बढ़ता गया। 100 रुपए से शुरू हुआ सफर 300 रुपए तक पहुंच गया। यही नहीं, भामा अब गांव वालों को परेशान भी करने लगा था। कभी किसी के दूध के पैसे नहीं देता, तो कभी किसी को फल के, कभी किसी को बिना मतलब पीट देता, तो कभी किसी को धमकी दे देता। एक दिन की बात है, एक गोलगप्पे वाले ने जब उससे बकाए पैसे मांगे तो वो भड़क गया। ओए चिलगोजे, पता है ना मैं कौन हूँ? इतना मारूंगा ना कि पैंट में शौच हो जाएगा। जितना बोला है वो कर, समझा? अरे भामा भाई, इस तरह हम गरीबों पर अत्याचार करना कितना सही है? अरे पूरे 800 रुपए के गोलगप्पे आप एक सप्ताह में खा चुके हैं। जब भी पैसे के लिए बोलता हूँ आप टाल देते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे में तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। ओए, गोलगप्पे का ठेला लगा पा रहा है क्या ये कम है? चल अब बकवास बंद कर और गोलगप्पे खिला। और सुन, आलू ज्यादा डाल और बड़े बड़े गोलगप्पे खिला, समझा? भामा की लफंगई जारी थी। इस बीच गांव में एक लड़की आती है जिसका नाम था चंदा। वो समझदार तो थी ही, तेज दिमाग, साफ दिल और हिम्मती भी थी। उसने जब भामा के अत्याचारों के बारे में सुना और अपनी आंखों से देखा तो उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सब डरते रहेंगे तो ये रोज दबाएगा।
हमें कुछ करना होगा, कोई उपाय तो करना ही होगा, नहीं तो कल को ये जो भी चाहे वो करेगा। अरे पर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। दिमाग की ताकत के आगे शरीर की ताकत कुछ नहीं होती चाचा। एक विशाल हाथी भी महावत की बात सुनता है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, फिर मैं बताती हूँ इस भामा के बच्चे को। चंदा ने गांव के कुछ समझदार और भरोसेमंद लोगों को रात को अपने घर बुलाया। सबको बिठाकर उसने अपनी योजना समझाई। देखो काका, भामा ताकतवर है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पैसा। हाँ, और हम उसी लालच को हथियार बनाएंगे। हम उसे एक झूठे विज्ञापन का लालच देंगे और फिर असली खेल शुरू होगा। चंदा की योजना थी एक नकली व्यापारी द्वारा भामा को फर्जी विज्ञापन शूट में बुलाना और वहाँ पूरे गांव को गवाह बनाकर भामा की असलियत कैमरे पर लाना। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है और वो भामा को अपने नए बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के ऐड में लाना चाहता है। भामा को जैसे ही ये पता चला, वो चौड़े होकर सीधा पंचायत भवन पहुंचा, जहां नकली व्यापारी, जो असल में गांव के मास्टर जी थे, वो वेश बदलकर उसका इंतजार कर रहे थे। भामा भाई, क्या बात है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है आप। हाँ, बस एक वीडियो शूट होगा। हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है। बस आप कहिएगा, मैं रोज इसका सेवन करता हूँ और देखिए मेरी ताकत। अरे ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल कह दूंगा, लेकिन एक बार 1 लाख रुपए लूंगा। अरे सब मिलेगा। ये रही स्क्रिप्ट, देखिए, लेकिन एक सांस में पढ़ना है। हाँ, कुछ सोचना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार में ही ये ओके हो जाए। अरे ठीक है, ठीक है। भामा जैसे ही कैमरे के सामने स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, गांव वालों ने खिड़कियों और दरवाजों से झांकना शुरू कर दिया। चंदा ने कैमरा ऑन किया। भामा कैमरे के सामने स्क्रिप्ट पढ़ता है। स्क्रिप्ट में लिखा होता है, मैं भामा, रामपुर का बदमाश, लोगों से जबरन पैसे लेता हूँ, उन्हें डराता हूँ और गरीबों को मारता हूँ। मुझे शर्म नहीं आती है, लेकिन मैं लालची हूँ। मुझे पैसे चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। 1 लाख रुपए के लालच में भामा एक सांस में सब कुछ पढ़ जाता है, लेकिन जब वो आखिरी लाइन खत्म करता है तो अरे ये क्या है? वो कुछ कर पाता उसके पहले ही गांव वाले बाहर निकल कर आते हैं। कैमरे के साथ गांव वाले ताली बजाते हुए भामा को घेर लेते हैं। फिर चंदा सामने आती है। देखा भामा, तुम्हारा लालच तुम्हें आज खुद ही शर्मिंदा कर गया। ये कैमरा चालू है और ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो ये वीडियो पुलिस को भेजा जाएगा। अरे नहीं नहीं चंदा बहन, अरे माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने फैसला किया कि भामा को माफ किया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। वो हर घर में जाकर माफी मांगेगा और 1 साल तक गांव की सेवा करेगा। भामा पूरे गांव में हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कुएं की साफ सफाई करता है, बूढ़ों का सामान उठाता है और बच्चों को अखाड़े में मुफ्त में सिखाता है। रामपुर में फिर से शांति लौट आई थी। भामा की ताकत अब दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए थी। और चंदा वो गांव की सच्ची नायिका बन गई थी। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।